स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंचा हूं धर्मनगरी चित्रकूट के एक ऐसे गांव में जहां से एक डकैत की उत्पत्ति होती है। आपको उस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो बुंदेलखंड में पनपने वाले डकैतों के गुरु और पितामह कहे जाने वाले आज हम आपको मिलवाते हैं, जिनके नाम से यह गांव जाना जाता है। जी हां, आज हम हैं जमहिली में। यह जमहिली गांव मानिकपुर तहसील अंतर्गत आता है, जो गांव का नाम पड़ा है जनार्दन सिंह जमहिली। आज हमारे साथ वह शख्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाते हैं, जिनको पितामह और डकैतों के गुरु का दर्जा दिया गया है। उनसे जानते हैं कि दशकों पूर्व क्या कारण था जो लोग डकैत बनने को मजबूर हुए और क्या कहानी थी जो जैसे उनका अंत हुआ। आदरणीय पत्रकार जी एवं बहन जी, मीडिया से संबंधित आप लोग, यहाँ एक छोटी सी नगरी में मेरी इस कुटिया में पधारे हैं, आपके लिए धन्यवाद है और नित्य प्रत का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमन है। ये डकैतों की उत्पत्ति हुई और आपको गुरु का दर्जा दिया गया, पितामह का दर्जा दिया, क्या इसका रहस्य है और क्यों ऐसा दर्जा दिया गया और कैसे उत्पत्ति हुई? जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन रहा वो यथार्थ है और उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। भाई जी, रही सही बात तो ये है कि जब आदमी किसी परिस्थिति से घिर जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आता है तो फिर अपराध का भी दर्जा अपनाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से कौन सा करवट बदलने से मेरी ये समस्या का निदान हो और मैं भी समाज में सुकून से जी सकूं। ठीक यही समस्या हम लोगों के सामने थी। आपसे बता दें, हमारा परिवार सभ्य परिवार था, खाता पिता कुशल परिवार, जमींदार घराने से हमारे बाबा आजा लोग रहे। सन 70 में भाई साहब मैं इंटरमीडिएट इंटर कॉलेज कौशाम्बी इंटर कॉलेज मऊ में मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था, इंटरमीडिएट में था। 5 दिसंबर 70 को मेरे बाबा श्री गौरी शंकर सिंह, पिता श्री जगदीश सिंह, चाचा श्री राम बालक सिंह की हत्या कर दी गई। आप कहेंगे हत्या क्यों हुई, किन लोगों ने किया? तो हत्या भाई साहब कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर के छोटी मोटी लड़ाई, वाद विवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे वो ऐसा रूप ले लिया कि यहाँ तक लोग आमादा हो गए कि नहीं मार देने में ही। तो 5 दिसंबर 70 को हमारे पूर्वजों की 3 लोगों की हत्याएं हमारे विपक्षी लोगों ने किया। भाई साहब, उसी समय से मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। मुझे ये था कि अब हमारा तो सब कुछ चला गया, हम कैसे जी पाएंगे? हमारा स्वाभिमान भी गया, सम्मान भी गया, जान भी गई और यहाँ तक कि विरोधी लोग आमादा रहे कि खेती बाड़ी भी नहीं करने पाएंगे, यहाँ से इन लोगों को निकाल दिया जाएगा। हकीकत ये रही कि उस समय हमारे एक चाचा श्री इन नारायण सिंह, हमारे पिताजी 3 भाई थे, 2 मारे गए और हमारे चाचा इन नारायण सिंह बचे थे। और उस समय बच्चों में मैं ही एक कुछ वयस्क था, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था और सभी अपने भाई जो भी 2-4 लोग रहे परिवार में, छोटे रहे, वो किसी मामले में न जानकार रहे न सभ्य रहे, उनका बचपन ही कहा जाए। तो मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके भाई साहब घर में रहने लगा। जब घर में रहने लगा तो हमको तो ऐसा महसूस होता था कि इस समाज में अगर कोई सुकून से चाहता है कि जीव लूँ, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचाकर जीना चाहता है तो लोग उसको सुकून से जीने नहीं दे सकते। हालांकि जो विरोधी रहे वो भी अपने स्वजातीय हैं, उनमें कुछ ब्राह्मण लोग रहे ग्राम बघवारा के, हमारे ऊपर ये कांड किया था। हलिए हमारा तो सब कुछ गया ही भाई साहब, अब हम क्या करें?
हमें अब समाज में जीने के लिए कोई चारा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कभी तंगी नहीं झेली थी, हमने कभी स्वाभिमान बेच करके जीना पसंद नहीं किया था। पूर्वजों की छाप हम पे भी बनी रही, हम घर में रहने लगे। अब हमने सोचा कि कैसे किया जाए। आपसे बता दें भाई जी कि हम लोग डकैत तो कहे जाते रहे, लेकिन हकीकत कहानी बताता हूं कि इस लड़ाई के दौरान और अपने चलते चलाते के चलाने के समय में मैंने अपने हाथ से पूर्वजों का रखा हुआ संचित तिजोरी में लगभग 3 पाव सोना मैंने अपने हाथ से बेचा। समथिंग 35 से 40 किलो चांदी का सिक्का मैंने अपने हाथ से बेचा। आप ये कहेंगे कि आपको डकैत कहा जाता है और आप घर की प्रॉपर्टी लुटा रहे थे, घर की प्रॉपर्टी बेच रहे थे। तो भाई जी, नाम देने को समाज को ये नहीं कहा जा सकता कि किसका क्या नाम दे दें। चलिए, क्योंकि अब हम जंगलवासी बने, बाहर रहने लगे अक्सर, तो लोग भाई हमको डकैत ही कहने लगे, संज्ञा देने लगे। तो ये अच्छी बात है। तो मैंने भाई जी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपना एक ग्रुप बनाना चाहा। उस ग्रुप के अंतर्गत सर्वप्रथम मैंने ददुआ को पाला, सीताराम को पाला, फिर थोड़े ही समय अंतराल में ढुनकू कुम्हार था, कामता पंडित बन्ना था, राजा रगौली था, शिवन उपाध्याय इटौरा था, मुल्ला सिपुरी था, आदि आदि लोगों को, ये मानकर आप चलिए कि समथिंग 1 दर्जन लोगों की मैंने टुकड़ी तैयार की। कहिए उस टुकड़ी को लेकर के चलना, उस टुकड़ी को खाना पीना और उस टुकड़ी के तमाम और सारे खर्च जो होते हैं बर्दाश्त करना, ये साधारण बात नहीं। इसीलिए इन लोगों को सबको तैयार करने में और अपने आप का वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपने आप को अगुआ बनाने के लिए ही मैंने अपनी जो कुछ पूंजी थी मैंने गंवा दी। कहिए पूंजी कैसे गंवाई गई? तो भाई जी, लड़ाई के दौरान उस समय हमको असलहों की भी ज़रूरत थी, कारतूस की ज़रूरत थी, बात व्यवहार की ज़रूरत थी, सब कुछ मेंटेन करने की आवश्यकता थी। तो हमने खूब बेचा, खूब। आपका जीवन किस तरह से गुजारा करते थे? आप कैसे रहते थे? क्या कई बार मुठभेड़ वगैरह हुई है आपसे? जी हाँ। अब सही बात तो यह है कि हमने जब 82 में आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके पूर्व की आप कहानी हमसे चाहते हैं तो उसको भी बता रहा हूँ। कहावत कही जाती है पत्रकार जी, बंधुवर, कि मरता क्या न करता। ठीक, हमारे सामने वही परिस्थिति थी उस समय। हम लोग 10 आदमी 15 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रहा करते थे। अब कहिए 50 आदमी का फोर्स हमारे ऊपर घेराव कर लिया, हमारे ऊपर गोली चलाने लगे। तो अब हम अपनी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा का साधन था जंगल। जंगल भाई जी इतना बड़ा किला है कि जंगल में खोदते रहो। आज अभी यहाँ पर हो और इसके बाद के आराम से 4 किलोमीटर बाद आप जाने किधर जंगल में पहुँच गए, और 10 कदम 50 कदम बाद भी आप ओझल हो जाएंगे। तो जंगल सबसे बड़ा साथी था। अब कहेंगे कि पुलिस से मुठभेड़ भाई जी हमारी एक बार नहीं, अनेक बार। अब तारीखें तो याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर साथ में बता दूंगा कि मान करके चलिए कि 1 साल के अंतराल में समथिंग 7-8 मुठभेड़ 10 मुठभेड़ तो हुआ करती। लेकिन हमारा अपना वसूल था कि पुलिस प्रशासन से हमेशा बचो और लड़ते हुए भी यह प्रयास करो कि पुलिस प्रशासन का कोई भी एक सिपाही से लेकर के अधिकारी और चौकीदार तक पुलिस के साथ वाला कहीं कोई इंजर्ड ना हो, आहत ना हो, मारा जाने की तो उसकी दूर की बात है। आज देखते हैं वही हश्र है कि पुलिस प्रशासन का एक आदमी अगर मारा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे आप कहेंगे वो कानपुर वाले कौन थे जिन्होंने करके पीछे पड़ता है,
तो हमने हमेशा यह रास्ता अपनाया था कि कहीं भी हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन आहत न हो, कि हम पुलिस की नजरों की आंखों की किरकिरी बन जाए। ये बताया जा रहा है उन दिनों के आप जी। राजनीति के लिए आपके साथ में रहा करते जी, थे, जी। चाहते तो उसको विधायक जी, बनाते थे, जी, उसको चाहते जी, तो सांसद जी, बनाते थे। जी हाँ, इस जी। तरह की राजनीति हुआ चलिए, करती थी, चलिए और अब ठीक में क्या अंतर है? चलिए। भाई जी, सही बात तो ये है कि जब राजनीति के स्कोप की आप बात करना चाहते हैं तो हम तो सीपीआई के ज़माने से देखते चले आ रहे हैं, सीपीआई का भी ज़माना देखा है। इसके बाद सीपीआई के बाद बीएसपी का अपने यहाँ वर्चस्व बना। बीएसपी में भी हम लोग सब साथ रहे, ऐसा नहीं है। अब चूंकि हम लोग सरेंडर कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी ददुआ इतना परिपक्व हो चुका था कि उसके इशारे पर आप यूपी की बात छोड़िए भाई साहब, बिहार तक से भी ददुआ के पास मैसेज आते थे और बातचीत हुआ करती थी। यहाँ के जिले के आला अधिकारियों में तो उसकी इतनी बड़ी छाप थी कि कोई भी कार्य के लिए वो मात्र संदेशा भेज देता था या अपना लेटर पैड रखता था। तो चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय का लेखक था राधे उर्फ सूबेदार, चूंकि हाँ जो आज जेल में है। राधे पढ़ा लिखा था, 7 कक्षा 7-8 तक पढ़ा लिखा था। राधे को बाद में मैंने तैयार किया था, तो ददुआ को ही हैंड ओवर करके गया था, तो वही पढ़ लिख करके भेजा करता था। चलिए ठीक है। तो राजनीति की बात अगर आप चाहते हैं तो राजनीति पे देखिए, बांदा जिला और चित्रकूट उस समय दोनों एक थे। ये 98 में चित्रकूट जनपद अलग हुआ है। तो बांदा जिले की डीलिंग हकीकत में आप ये कहेंगे कि बदमाशों के हाथ में थी, तो वास्तव में थी, वास्तव में ये थी। चाहे भय बस मान लीजिए, चाहे प्रेम बस मान लीजिए, चाहे कैसे भी मान लीजिए, ददुआ का उस समय नारा रहा करता था कि ओट पड़ेगी हाथी में, नहीं गोली लगेगी छाती में और लाश मिलेगी छाती में, ये नारा रहा। हकीकत बात यह है कि राजनीति को बहुत बड़ी छाप बन गई। शेष चामाचरण हर साल ऐसा नहीं था कि क्या नाम से मदद न करता रहो, खर्च पानी भेजता रहा हो। साथ ही राजनीति पे जब आया तो सांसद, उसमें हम लोगों का ही हाथ था कि श्यामाचरण को सांसद बनाया गया। अच्छा, जो आपका डकैतों का सफरनामा था, बागी बने थे, ये सारा कुछ अब तो पूरा परिवेश खत्म हो गया, डकैत मुक्त हो गई बुंदेलखंड, हमारा धरती जो है डकैत है ही नहीं है। अब किस तरह का माहौल है आपकी नज़र में, आप किस तरह से देख रहे हैं? ठीक भाई जी, ऐसा है। आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। मैं सोच ही रहा था कि इन बातों पे अभी आपने क्वेश्चन नहीं किया, नहीं बता पाए हैं। तो भाई जी, मनुष्य परिस्थितियों का दास कहा जाता है। हम लोगों के ज़माने में उस समय परिस्थिति ऐसी कुछ आई कि हमको जंगल पकड़ना पड़ा। साथ ही आप ये मान करके न चलिए कि यह चित्रकूट की पावन स्थली कही तो जाती है, लेकिन चित्रकूट की यह स्थली पावन कार्य करने वालों के लिए बगावत का किला भी है। क्या आज के पूर्व युग में, त्रेता में, राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी बागी थे, बहन जी बागी थे। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था कि उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। पहले तो विश्वामित्र जी उनको ले गए तो बहुत कुछ सफाया कराया। इसके बाद फिर हुआ क्या कि और भी शेष बचे थे, वो और बहुत बड़ा आतंक फैला दिया। उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। उन्होंने सोचा रहा होगा कि भाई मैं अगर अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाता तो कहीं हमारी मर्यादा के खिलाफ कोई कार्य न हो जाए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ लिया। राम लक्ष्मण भी गए। यहाँ राजकाज भी संभालना था, सब कुछ करना था, अपनी माताओं की सेवा भी उनको देखना था। तो चलो, लक्ष्मण जी की पत्नी रह गई। तो राम बागी थे, राम बागी थे।
बगावत कर करके ही उन्होंने सबका फिर सफाया किया है अत्याचारियों का। तो यह चित्रकूट की धरती पर ही ज़्यादा समय उनका गुजरा है। यह चित्रकूट की धरती जो है, अगर कोई सदाचारी व्यक्ति, कोई समाज को उत्थान करने वाला व्यक्ति, सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति, जनहित कार्य करने वाला व्यक्ति चित्रकूट जैसी पावन स्थली की रज अपने माथे पर लगाता है तो कामदगिरी, कामदनाथ उसकी मदद करते हैं भाई। ये था ठोकिया ने तो हमको पितामह की पदवी दी, ठोकिया ने ही हमको पितामह की पदवी दिया है, लेकिन ठोकिया ने भी ददुआ को अपना गुरु मान रखा था। वो कैसा लग रहा है समाज में, और समाज में क्या कैसा, तो भाई जी इसका मूल उत्तर है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। आज हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमने पिछले कुछ अपराध किए कराए, यह जिंदगी बड़ी ही घिनौनी थी, लेकिन सोचते हैं, लेकिन उस समय का जुनून और उस समय का समय और वक्त ऐसा था कि अगर ऐसा न करते होते तो हम भी मारे गए होते, या कि आज हम इतना जलील होकर के जिंदा रहते कि हमको समाज में कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स देने वाला नहीं रहता। हमें कोई न दादा बोलता, हमें लोग कार्य कर करके कहो बातें करना शुरू कर देते। तो भाई समाज में जीने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, कुछ अपनी छाप लोगों को डालने के लिए त्याग, बलिदान, परिश्रम सब कुछ करना पड़ता है, अर्थाभाव भी झेलना पड़ता है। किसी की कोई ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत रोक करके मदद भी करना पड़ता है, ये सब समाज में करना पड़ता है। रही सही बात आज की राजनीति की, आज की राजनीति का नियरेस्ट चुनाव आ रहा है। हम कोई आपकी मुंह देखी देखा की बात नहीं करते। हम इसके पूर्व में भी बता चुके कि हमें मोदी और योगी का शासन बहुत ही सराहनीय है। हम लोग जिंदा हैं, हम लोग कायम हैं, उनकी ही रहनुमाई पर हैं, और हम उनके साथ हमारा जो कुछ भी संबल लगेगा हम प्रयोग करेंगे। आज आप कहेंगे कि ना आपके पास गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कुछ, ना आपका घर मकान इतना भव्य। भैया हम सामान्य किसान के बेटे हैं, हम सामान्य जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आप आए हैं, आपको एक गिलास पानी पिला दिया, एक पेड़ा खिला दिया, तो आप हमारा कुछ नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन किसी का सम्मान और स्वाभिमान बिगाड़ना भी नहीं चाहते। सामान्य ग्रस्त जीवन हमारे लिए सबसे अच्छा है, और राजनीति पर हम विशेष बात यही बोलेंगे कि आज का शासन प्रशासन हमारे लिए बहुत ही काबिल है, और हम उन्हीं की रहनुमाई पर ही तो कायम चल रहे हैं। नहीं जैसे अपराधी अतीक हम तो कहते हैं भाई जी, सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा सामने है। उन्होंने जैसा देश को चलाना चाहा था, देश की जैसी राजनीति चलाई थी, तो वो भी पड़ गए कुछ उस समय ऐसे दांव पेच में कि उनके हाथ में बागडोर नहीं आई। क्या देश का बंटवारा होता? अगर बंटवारा भी हो गया था मान लीजिए, तो भैया मुसलमान यहाँ से खदेड़ देंगे कुल पाकिस्तान। अरे भाई जब तुम्हारा देश अलग हो गया तो तुम भी जाओ। यहाँ एक मुर्गी अतीक इतना बड़ा आतंक, शासन को प्रशासन को राजनीति में सब में अपनी छाप बनाए, और रिक्तांगा चलाने वाले का बेटा इतना बड़ा वर्चस्वशाली, इतना बड़ा पूंजीपति बन गया कि इलाहाबाद में छा गया। जो कुछ भी हुआ अतीक के साथ, हम तो इस बात को कहते हैं कि अपने शासन ने, अपने प्रशासन ने बहुत ही ठीक किया है। इनका तो देश ही अलग है, इन्हें तो पाकिस्तान भाग जाओगे। हमने जो कुछ भी बातें बताई हैं अपने जीवन की घटित और यथार्थ बातें बताई हैं, कोई साथ ही आज के शासन प्रशासन के लिए भी मेरा धन्यवाद है, और शासन प्रशासन के साथ है। नियरेस्ट चुनाव आ रहा है, राजनीति में हम बीजेपी के ही समर्थक और प्रवर्तक रहेंगे। साथ ही आप लोगों का सम्मान करते हुए, सादर वंदन अभिनंदन करते हुए मेरी बात एंड। तो ये थे हम आज टिकैतों के महागुरु जनार्दन सिंह जमैली के पास आपसे रूबरू करवाएं। यह उनका घर है। आज भी वह सादा जीवन जी रहे हैं और भजन कर रहे हैं, भगवान के भजन में लिप्त हैं। पुरानी जो कुरीतियाँ थी उनको छोड़कर आज के नए परिवेश में
नए समाज की स्थापना करने में जुटे हैं, लोगों को समझाते हैं और उनको मार्गदर्शन की प्रेरणा देते हैं। तो ये घर है उनका। और हमारे साथ थे जनार्दन जी जमहिली, जो डकैतों के किसी समय महागुरु हुआ करते थे। इसी के साथ इस खबर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।